चलिए, हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं NTSE का 15 वीक का क्रैश कोर्स। ठीक है, इसमें हम लोग सारे सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं और फुल सिलेबस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, जैसे कि आज हम लोग मैथ्स में पॉलिनोमियल चैप्टर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर मैथ्स की बात करें हम लोग तो आपके NTSE में टोटल 20 चैप्टर हैं। ठीक है, इन 20 चैप्टर्स को हम लोग 15 वीक में, जो आने वाले 15 वीक हैं, इसमें क्वेश्चंस के थ्रू सारे के सारे चैप्टर कवर करने वाले हैं। ठीक है, और जब भी जो क्वेश्चन कुछ अगर ऐसा नया होगा जिस कॉन्सेप्ट को आपने इससे पहले नहीं पढ़ा है, तो वो हम लोग क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट कर लेंगे। और जो नॉर्मल चीज़ें होंगी वो तो आपने 9th और 10th में वो कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं, तो वो चीज़ें आपको पता होंगी। तो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग पूरा सिलेबस करने वाले हैं और आने वाले 15 वीक में हर चैप्टर में लगभग हम लोग 50-100 जैसा भी चैप्टर होगा उस तरीके से क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के कुछ होंगे और कुछ उस लेवल के होंगे जो इस बार आ सकते हैं। कुछ आए हुए होंगे, कुछ ओलंपियाड के होंगे, कुछ मेंस और एडवांस के भी होंगे क्वेश्चन। तो इसके थ्रू हम पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। आज हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर करने वाले हैं। और इससे पहले आप जानते हो जो आपका NTSE का एग्ज़ाम होता है उसमें अगर हम लोग मैथ्स की बात करें तो उसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जो आपका सेट का पेपर होता है 100 क्वेश्चन में से 20 आपके मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बाकी आपके SST और साइंस के 40 क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो हम लोग क्वेश्चन बैंक करने वाले हैं इस 15 वीक में 20 चैप्टर में, अगर आप इसको कंप्लीट अच्छे से एक एक क्वेश्चन कर लेते हो तो इतना हम बोल सकते हैं कि आप यहाँ पे ये 20 के 20 क्वेश्चन बड़े आराम से एक एक कर सकते हो। ठीक है, कैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्या विद इन टाइम कर लें, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लें, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं इस पूरे 3 मंथ्स के क्रैश कोर्स में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर और चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, जो कि लिखा हुआ है इफ़ वन रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू। ठीक है, अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में आप देखेंगे 5x² + 13x + k, ये एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आप सबको आता है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आप रूट निकाल लेते हो। ये चीज़ आप बहुत पहले से करते आए हो क्लास 8th से। ठीक है, ये भी आपको पता होगा जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसमें 2 रूट आते हैं। ठीक है, अगर हम लोग कोई क्यूबिकल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसमें 3 रूट आते हैं। मतलब जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है, या आप कह लिए जितनी मैक्सिमम पावर होती है, उतने रूट आते हैं। रूट मतलब आंसर जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो अगर हम लोग जनरल टर्म की बात करें कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका जनरल फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर होता है ax² + bx + c = 0। ये एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 है। आप देखेंगे x की मैक्सिमम पावर 2 है। ठीक है, जो वेरिएबल x है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए ये हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप कहेंगे कि जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें 2 रूट आएंगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे यहीं पे ये लिखा है। ठीक है, तो जो भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे उसमें 2 रूट आएंगे। तो अब एक तरीका तो ये है कि आप उन दोनों रूट को निकालें और फिर उनका सम या फिर उनका प्रोडक्ट निकाल लें, आपको पता चल जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम लोगों ने क्या किया है, उसका एक फार्मूला जनरेट कर लिया है। ठीक है, जैसे कोई भी अगर आपके सामने इस तरीके से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके जो 2 रूट होंगे, उन दोनों रूट का सम क्या होगा बच्चे, उन दोनों रूट का सम होगा, अगर वो रूट आपके अल्फ़ा और बीटा हैं तो उनका सम होगा -b/a। ठीक है, और उन दोनों रूट का मल्टीप्लिकेशन होगा आपका c/a। बात क्लियर? ठीक है,
तो जब भी हम लोग कहीं भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे तो हमें पता है उसके दो रूट आएंगे, उन दोनों रूट्स का सम क्या होगा वो आप डायरेक्ट -b/a के थ्रू निकाल सकते हो। b आप देख रहे हो x का कोफिशिएंट है, a आपका x² का कोफिशिएंट है, ठीक है। और उनके रूट्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, c/a। c आपका कांस्टेंट है और a आपका x² का कोफिशिएंट है, तो इनके थ्रू आप डायरेक्ट उनके रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हो। अच्छा, यहीं पे हम लोग क्यूबिकल इक्वेशन के बारे में देख लेते हैं कि अगर कोई हमारे पास क्यूबिकल इक्वेशन है तो उसमें क्या होगा। चलिए, तो क्यूबिकल इक्वेशन का अगर हम लोग जनरल फॉर्म लिखें तो कुछ इस तरीके का रहेगा, ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d इज इक्वल टू 0। ये आपका क्यूबिकल इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे कि अगर ये क्यूबिकल इक्वेशन है तो इसके कोई 3 रूट रहेंगे, कोई 3 आंसर आएंगे, तो फिर आप क्या करोगे कि उन तीनों रूट्स का सम क्या होगा, उन तीनों रूट्स में से 2 के मल्टीप्लिकेशन का सम क्या होगा, फिर उन तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। तो उसके लिए भी फार्मूला क्या होगा, आप डायरेक्ट देख लीजिए। अगर इसके रूट अल्फ़ा, बीटा, गामा ये 3 रूट हैं तो इन तीनों का सम क्या होता है बेटा, अल्फ़ा, बीटा, गामा, तीनों का सम होगा -b/a और 2 के मल्टीप्लिकेशन का सम क्या होगा, अल्फ़ा, बीटा, बीटा, गामा, गामा, अल्फ़ा। ये होगा आपका c/a और तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, देखिए अल्फ़ा, बीटा, गामा -d/a। ये आ गए तीनों फार्मूले। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक सीक्वेंस बन रहा है। क्या सीक्वेंस है, हमने क्वाड्रेटिक में देखा था, सबसे पहले क्या किया था, एक रूट लिया था और फिर उन सब का सम कर दिया था। अब टोटल रूट हमारे पास थे 2, तो इनका सम इस तरीके से कुछ आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने 2 का पेयर लिया, 2 रूट लिए और सम कर दिए, तो हमारे पास टोटल रूट ही 2 थे, तो एक ही बार ये काम हो सकता है। यहाँ पे वही सीक्वेंस चल रहा है। अब जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाएगी, रूट बढ़ते जाएंगे, तो सीक्वेंस यही चलता जाएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने एक रूट को पकड़ा और सबका सम कर दिया, फिर 2 रूट को पकड़ा, सबका सम कर दिया, फिर 3 को पकड़ा, सबका सम कर दिया। अब 3 का एक ही पेयर बन कर सकता था, 2 के आपके 3 पेयर बन सकते थे, तो उनका सम, और 1 का ये इस तरीके से 3 पेयर बन सकते थे, इनका सम। इधर आपका क्या चल रहा है, देखिए सम में क्या हो रहा है, -b/a से शुरुआत हो रही है, ठीक है। और ये ही सीक्वेंस आगे बढ़ता जाएगा, -b/a, फिर c/a, -d/a, फिर आगे और होता तो e/a आ जाता अगर ये 4th पावर में हो जाता। तो ये आपका सीक्वेंस इसी तरीके से चलता रहेगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी पावर का अगर आपका कोई पॉलिनोमियल है तो आप उसमें रूट्स का सम या मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हो, ठीक है। प्लस माइनस कहाँ से चलता है, सबसे पहले होता है माइनस, फिर इसमें प्लस आया, फिर माइनस आया, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ये सीक्वेंस चलता रहेगा। तो ये आपको फार्मूले रटने नहीं है, याद नहीं करने हैं, ये आपको समझने हैं। अगर आपने एक बार समझ लिया तो ये सारे याद रहेंगे। अच्छा, इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका क्वाड्रेटिक है ये वाला, और उसके बाद क्यूबिकल है, और इन 2 की ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। 4th पावर में या उससे आगे की पावर में चीज़ें नहीं आती हैं। ये 2 कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट पे ज़्यादातर आपके क्वेश्चन अक्सर हर साल NTSC में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका कुछ कॉन्सेप्ट था, इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखते हैं हम लोग अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, 1 रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। इन्होंने बोला है कि ये जो आपका क्वाड्रेटिक है एक पॉलिनोमियल, इसके जो 2 रूट हैं वो दोनों आपस में क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। आप पता है, जानते हो रेसिप्रोकल क्या होता है, कि अगर हम मान ले एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा कौन सा होगा, 1/अल्फ़ा होगा, है ना। यही बात तो हुई रेसिप्रोकल की, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारा एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट कौन सा होगा बच्चे, 1/अल्फ़ा होगा। सिंपल सी बात, एक दूसरे के दोनों रूट रेसिप्रोकल हैं। उसके बाद क्या बोला है, इफ़ 1 रूट पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल देन द वैल्यू ऑफ k
कह रहा है के की वैल्यू फिर आप बताइए, तो आप कैसे के की वैल्यू निकाल सकते हो। आप देखिए ये क्वाड्रेटिक है, हमने सीखा है कि दोनों रूट का मल्टीप्लिकेशन C/A होता है। अगर हम लोग यहाँ दोनों रूट का मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाएं तो उससे फ़ायदा ये होगा कि अल्फ़ा और अल्फ़ा कट जाएगा जो हमने माना था, और हमारी के की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। यहाँ से देखिए दो रूट का मल्टीप्लिकेशन C/A, आप रखिए C/A, इसमें ज़रा वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए आपकी के की आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये वाला अल्फ़ा आपका इस अल्फ़ा से कट जाएगा तो इनर लेफ्ट में आपका 1 बचेगा। सी की वैल्यू अगर आप इसमें से देखें तो क्या है के, ठीक है। और ए की वैल्यू देखें, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो इसमें देखें ए की वैल्यू क्या है आपकी 5, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो के की वैल्यू आपकी सीधे सीधे आ जाएगी 5, ठीक है। के की वैल्यू आपकी आ चुकी है 5। कितना आसान था, सिर्फ एक लाइन का ये क्वेश्चन था, सिंपल सा। आपको दोनों का रेसिप्रोकल C/A देखना था। आप डायरेक्ट ये फार्मूला भी नहीं लिखना है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे तो आपको ऑप्शन बस ढूंढना है कौन सा सही है, तो सीधे आप K/5 लिखते और के की वैल्यू सीधे मिल जाती। ये आपका कॉन्सेप्ट है, इस पर अक्सर क्वेश्चन आ जाता है और आंसर लाना बहुत ही आसान है। विदिन 30 सेकेंड आप ये क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है। देखिए आंसर कौन सा है, k=5। क्या k=5 कोई आंसर है? ये देखिए यहाँ पे k=5 है, तो आपका ये हो गया आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका, क्लियर है, ठीक है। कॉन्सेप्ट हो गया, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, तो हर बार एक क्वेश्चन इस पे आ जाता है और वो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के सेकेंड क्वेश्चन पे, ओके। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। आप अगर देखेंगे तो देखिए हमने रेड हॉट दिया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा है, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3 देन इट्स थर्ड ज़ीरो। अच्छा, जैसे ही आप पॉलिनोमियल देखेंगे 2x3, आप देखेंगे जो वेरिएबल x है उसकी मैक्सिमम पावर 3 है, तो आप बोलेंगे ये क्यूबिकल है, क्यूबिकल पॉलिनोमियल। और जब ये क्यूबिकल पॉलिनोमियल है तो आप कहेंगे इसमें रूट होंगे 3 रूट होंगे। तो जब 3 रूट होंगे तो 3 वाला इससे पहले हमने कौन से बता दिया कि तीनों रूट का सम क्या होता है, 2 के मल्टीप्लिकेशन का सम क्या होता है, और तीनों का मल्टीप्लिकेशन वो क्या होता है, ठीक है। तो देखिए वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होगा, ठीक है। देखिए इन्होंने बोला है कि 2 रूट्स का मल्टीप्लिकेशन 3 है, टोटल 3 रूट होंगे, ठीक है। उन 3 में से 2 का मल्टीप्लिकेशन इन्होंने दे दिया है, देन इट्स थर्ड, तीसरा रूट निकालिए, तीसरा ज़ीरोज़ निकालिए, ठीक है। ज़ीरो या रूट एक ही चीज़ होती है जिसको हम लोग आंसर बोलते हैं। तो आपको पता है किसी क्यूबिकल में तीनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, अभी अभी हमने आपको बताया था तीनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। आप इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में देख सकते हैं, तीनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन है -d/a, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे -d/a। अब आप क्या कहेंगे, क्वेश्चन ने बोला है कोई 2 रूट्स का मल्टीप्लिकेशन 3 है, तो आप मान लीजिए कि ये 2 जो रूट्स हैं इनका मल्टीप्लिकेशन 3 है, ठीक है। या फिर ये और ये बीटा और गामा ये भी रूट्स ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी 2 रूट्स का मल्टीप्लिकेशन। तो हम मान लेते हैं ये आपका हो गया 3, 2 रूट्स का मल्टीप्लिकेशन। तीसरा हमें पता नहीं है, माइनस लगाया। डी हम अगर यहाँ से देखेंगे तो डी मतलब कांस्टेंट क्या है आपका 9 है। उसके बाद ए अगर हम लोग देखें तो वो x³ का कोफिशिएंट होगा, है ना, वो आपका क्या है 2 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तीसरा जो रूट हमने गामा लिया है उसकी वैल्यू क्या आ सकती है, इस 3 से आपका ये कट होगा यहाँ, ठीक है। और तब अगर आप देखें तो गामा की वैल्यू बच रही है आपकी -3/2। क्या ये कोई आंसर है? देखिए -3/2 आंसर नंबर बी, सिंपल, ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट पे एक एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके सारे आते हैं, ठीक है, बड़ी आसानी से हो जा रहे हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका रेड हार्ट वाला है, इसका मतलब ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बारे में हम लोग
पढ़ने से पहले, करने से पहले थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। इन्होंने क्या बताया है कि fx इज इक्वल टू एक स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म लिख दिया है ax² bx + c हैज़ नो रियल ज़ीरोज़। ठीक है, नो रियल ज़ीरोज़ मतलब जो ज़ीरोज़ हैं, जो आंसर हैं, जो रूट हैं, वो रियल नहीं है। तो रियल नहीं है इसका मतलब इमेजिनरी होंगे फिर। ठीक है, एंड a + b + c की वैल्यू कितनी है, निगेटिव है, ये भी इन्होंने बोल दिया। देन उसके बाद इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं कि इसमें से आप बताइए कौन सा सही है। तो देखिए समझिए, a + b + c की वैल्यू जो इन्होंने दी है ये निगेटिव दी है। ये आई कहाँ से है, ये आएगी तब a + b + c की वैल्यू तब आपको आएगी जब यहाँ पे आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे। इसका मतलब x = 1 पर जो है इसकी वैल्यू निगेटिव है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट आते हैं, पीछे बैकग्राउंड में आते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए हमारा एक जनरल फॉर्म किसी क्वाड्रेटिक का क्या होता है, बड़े कायदे से आराम से समझिएगा। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट अगर आपने ग्राफ वाला समझ लिया तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे वो बड़े आराम से, आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके का होता है, ax² प्लस का bx और प्लस का c = 0। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है, इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं वो आप समझिए। तो ग्राफ इसको बनाने के 2 तरीके हैं और वो डिपेंड करता है a की वैल्यू पे कि a आपका पॉजिटिव है या फिर a आपका निगेटिव है। इस चीज़ पे डिपेंड करता है। बात समझे कि अगर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह बन जाएगा, और निगेटिव है तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा वो आप देखिए। ठीक है, a अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ जो बनेगा, ग्राफ क्वाड्रेटिक का हमेशा आपका पैराबोला बनता है। वो पैराबोला अगर a पॉजिटिव है तो हमेशा अपवर्ड होगा। अपवर्ड मतलब कुछ इस तरह, ये ठीक है, अपवर्ड होगा। और अगर ये निगेटिव है तो वो आपका पैराबोला कुछ इस तरह होगा, डाउनवर्ड। बात क्लियर है? ठीक है, ये इस तरह। ठीक है, लेकिन आप कहेंगे ये पैराबोला अपवर्ड चलो तो होगा, लेकिन होगा कहाँ? ये अपवर्ड तो हम ऊपर कहीं भी ऊपर से नीचे तक बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ हमने बना दिया, ये भी अपवर्ड है। ये हमने यहाँ भी बना दिया, ये भी अपवर्ड है। सारे अपवर्ड है। ये डाउनवर्ड में आप देखिए तो ये हमने यहाँ पे बना दिया, ये भी डाउनवर्ड है। ये हमने नीचे बना दिया, ये भी डाउनवर्ड है। तो ये बनेगा कहाँ? तो ये बनेगा कहाँ, ये जानने के लिए बड़ी ही आसान चीज़ क्या है, सिर्फ एक चीज़ हमें पता चल जाए। जैसे हम लोग लाइन बनाते हैं जब ग्राफ पे, तो लाइन बनाने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? लाइन बनाने के लिए हमें मैक्सिमम उस लाइन के कोई 2 पॉइंट अगर पता हैं तो हम वो लाइन ग्राफ पे बना सकते हैं। क्लियर? ठीक है, क्योंकि क्या करेंगे, ग्राफ हमारा सामने होगा, अगर हमें 2 पॉइंट पता चल गए तो उन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम क्या करेंगे, स्केल रखेंगे और एक लाइन बना देंगे। सिंपल। लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। पैराबोला बनाने के लिए आपका अगर रफली एक पैराबोला बनाना है तो आपको सिर्फ 1 पॉइंट की ज़रूरत पड़ रही है, 2 की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, 1 पॉइंट आपको पता चल जाएगा, एक रफली आपका आइडिया हो जाएगा कि कहाँ होगा ये। ठीक है, तो वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट है आपका ये, मान लीजिए यहाँ पे ये जो आपका बॉटम पॉइंट है, ये पॉइंट अगर आपको पता चल जाए तो इस पॉइंट से फिर आप ऊपर की तरफ अपवर्ड बना दोगे। ठीक है, अपवर्ड तो पता चल जाएगा यहाँ से, ये वाला पॉइंट भी पता चल गया तो बात खत्म होती है। ऐसे ही इस वाले में ये वाला पॉइंट आपको पता चल गया तो बात खत्म होती है, इस पॉइंट से आप डाउनवर्ड बना दोगे। ठीक है, तो ये पॉइंट पता चलने पे आपका ये मसला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट होता क्या है आप ये पूछेंगे अब, तो ये पॉइंट होता है, अगर हम लोग इसकी वैल्यू पूछें, बताएं, तो इस पॉइंट को सबसे पहले तो बोलते हैं V, मतलब वर्टेक्स। और ये वर्टेक्स आपका क्या होता है, ये V आपका क्या होता है, -b/2a और -d/4a, ये। ठीक है, ये V का कोऑर्डिनेट, ठीक, V का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -b/2a, -d/4a, ये होगा आपका V का कोऑर्डिनेट, है ना। B आपको पता है क्या होता है, x का कोफिशिएंट।
ए भी आपको पता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, डी आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट, डी की वैल्यू यहाँ हम लिख भी दे रहे हैं, डी की वैल्यू होती है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये है डी की वैल्यू, डी की वैल्यू निकाल के आप पुट कर दोगे और फिर 4a से डिवाइड कर दोगे, तो ये आपका v वर्टेक्स v का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। जब v का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा तो वहाँ से आप ग्राफ अपवर्ड या डाउनवर्ड जो भी बन रहा है बना दोगे। ठीक है, a की वैल्यू देखोगे पॉजिटिव है तो वहाँ से अपवर्ड बना दोगे, a की वैल्यू देखोगे निगेटिव है तो डाउनवर्ड, है ना। मान लीजिए v की वैल्यू आ जा रही 3,2, तो आप देखोगे कि इसमें 3,2 लगभग यहाँ आएगा, यहाँ से आप डाउनवर्ड बना दो अगर a निगेटिव है, या फिर इधर 3,2 आया अगर पॉजिटिव है a की वैल्यू तो आप अपवर्ड बना दो। तो ये सिंपल तरीके से आपका पैराबोला बन जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक अगर आपको दे रखी है तो आप ग्राफ पे उसका पैराबोला किस तरीके से कहाँ से बनेगा वो बन जाएगा, आप बना लोगे। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, समझिएगा क्वेश्चन सिंपल सी बात है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका ग्राफ या तो ये वाला बनेगा या तो ये वाला बनेगा, है ना। इतना तो क्लियर है। अब हमें अभी यहाँ तो ये नहीं पता है कि ए क्या है। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं इन दोनों में से कोई एक केस बनेगा इस क्वेश्चन के लिए, है ना, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपवर्ड वाला केस चेक करते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि क्या अपवर्ड वाला केस इसके लिए सही है, कोई इसमें का ऑप्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये हमने बना लिया एक अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखिएगा, ये जो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आई है ये x इज इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू निगेटिव है। तो x इज इक्वल टू 1 आपकी मान लीजिए यहाँ ये इस तरीके से लाइन होगी 1 डिस्टेंस पर, है ना, 1 डिस्टेंस पे ये एक लाइन है, ये x इज इक्वल टू 1 लाइन है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि x इज इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू f(x) की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू निगेटिव है। ठीक है, केस हमारे पास क्या क्या आता है, या तो सबसे पहले हम अपवर्ड वाला चेक कर लेते हैं, तो इसी लाइन से बनाते हैं जरा। अगर मान लीजिए अपवर्ड आपका कुछ इस तरीके का पैराबोला है ना, इस तरीके का आपका पैराबोला है अपवर्ड। ठीक है, मान लीजिए कहीं भी हो सकता है, ये इस तरीके से है और नीचे आ गया या फिर और नीचे आ गया। ठीक है, इसके ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, अपवर्ड वाला एक ये केस बन गया। और अपवर्ड में कैसा बन सकता है, एक अपवर्ड में हम लोग और बना सकते हैं, तो उसके लिए आप देखिए इस कलर से हम चेक करते हैं। अपवर्ड में ये जो पैराबोला बनाया है हमने, ये क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर। अच्छा, दूसरी चीज एक्स एक्सिस के नीचे भी तो आपका पैराबोला कुछ इस तरीके का बन सकता है जो कि अपवर्ड है। ठीक है, जो कि अपवर्ड है। ठीक है, चलिए, तो अपवर्ड ये दो केस आ सकते हैं, मतलब या तो हम एक्स एक्सिस के ऊपर बनाएं अपवर्ड वाला पैराबोला, या तो एक्स एक्सिस के नीचे से बनाएं। ठीक है, अब ये जो रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसकी हम पहले से बात कर रहे थे अल्फा और बीटा की, ये रूट क्या होते हैं जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके आंसर लाते हो। ठीक है, दो कोई आंसर लाते हो, वो क्या होते हैं, वो होते हैं कि ये पैराबोला एक्स एक्सिस पर कहाँ पर कट कर रहा है। जीरोस क्या होते हैं, ये पॉइंट, ये जहाँ पर एक्स एक्सिस को पैराबोला कट कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम कोई एक पैराबोला एक्स एक्सिस को दो जगह ही कट कर सकता है। ठीक है, तो उसी लिए हम लोग बोलते हैं कि किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होंगे मैक्सिमम। वो कौन से होंगे, जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पर कटिंग पॉइंट क्या होता है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होता है। एक्स पर जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी कटिंग पॉइंट पे, और जो भी ये वाली वैल्यू होगी कटिंग पॉइंट की, यही आपके हैं रूट। अब इधर आपकी कोई पॉजिटिव वैल्यू एक्स की होगी, इधर निगेटिव होगी, इसका मतलब दो रूट, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो ये जो कटिंग पॉइंट होते हैं, ये पॉजिटिव निगेटिव या क्या है, ये आपके एक्स एक्सिस पर कट किए हुए पॉइंट आप देखिए, वो पॉइंट वो ही रूट होते हैं। अच्छा,
तो ये जो हमने x एक्सिस से नीचे पैराबोला बनाया है, ये तो जब अपवर्ड जाएगा तो दो जगह कट कर ही जाएगा, कंपल्सरी कट करेगा, तो दो रूट हो जाएंगे। लेकिन जो x एक्सिस के ऊपर से अगर पैराबोला अपवर्ड है तो वो तो x एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा। तब उस केस में क्या होता है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इमेजिनरी रूट हैं। हमने अभी इससे पहले बोला था ना कि उस रूट के आपके रियल रूट भी हो सकते हैं या फिर आपके इमेजिनरी रूट भी हो सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो रेड वाले जितने हमने पैराबोला बनाया है इन सब में आपके रूट क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहे हैं। सेकेंड पे अगर हमने जो ये नीचे एक्स एक्सिस के पैराबोला बनाया है, अगर आप ये देखेंगे तो इसमें क्या है, ये हर एक पैराबोला एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है। तो इसके दो रूट होंगे और वो दोनों रूट आपके रियल रूट होंगे। तो अब हम लोग चेक करते हैं क्या इन दोनों में से कोई केस इस वाले क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है। चलिए क्वेश्चन में देखिए, हैज़ नो रियल जीरोस, एक कंडीशन है नो रियल जीरोस, ठीक है, एक ये कंडीशन है, मतलब इसमें क्या है, कोई रियल जीरोस नहीं है। दूसरी कंडीशन ये है कि x इज इक्वल टू 1 पे ये जो वैल्यू y की है आपकी, मतलब fx की है, ये आपकी निगेटिव। इसको हम लोग जो fx है इसी को हम लोग y भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग y भी बोलते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू कह लो या फिर fx इज इक्वल टू कह लो। चलिए हम लोग रेड वाले के लिए सबसे पहले चेक कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग रेड वाले के लिए चेक कर रहे हैं। तो रेड वाले में आप देखिए, रेड वाले में ठीक है कोई रूट तो है नहीं, मतलब रूट आपके इमेजिनरी हैं, तो नो रियल जीरोस, इसका मतलब रेड वाले में रियल जीरोस तो नहीं है। ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है रेड के लिए, लेकिन क्या दूसरी वाली सेटिस्फाई कर रही है? दूसरी क्या कह रही है, x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू निगेटिव, क्योंकि जब x इज इक्वल टू 1 इसमें डालोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी जो आएगी वो है निगेटिव, यहाँ नीचे इन्होंने लिख दिया। तो x इज इक्वल टू 1 पे y निगेटिव है, तो जरा इसमें रेड वाले में देखिए x इज इक्वल टू 1 पे क्या y निगेटिव है क्या, दूसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं ये रेड वाले पैराबोला। तो x इज इक्वल टू 1 ये वाली लाइन है, ये वाला पॉइंट आप देखिए, इस पे क्या y निगेटिव है, आप देखिए इस पे y आपका ये आएगा, ये यहाँ पे, और ये आपका निगेटिव नहीं है क्योंकि ऊपर की तरफ y की लेंथ ली जा रही है, ओरिजिन से ऊपर की तरफ, तो निगेटिव नहीं है। कोई दूसरा पैराबोला आप ये चेक करिए, ये भी y की वैल्यू देखिए निगेटिव नहीं है, इसमें भी y की वैल्यू निगेटिव नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि अगर कोई अपवर्ड वाला x एक्सिस के ऊपर है तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर जाएगा कि नो रियल जीरोस, वो तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है जो कह रहा है कि x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू निगेटिव है, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू 1 इसमें रखेंगे तो y इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या, निगेटिव, तो वो निगेटिव नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये रेड वाले जो पैराबोला हैं ये कंडीशन इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये वाले पैराबोला तो नहीं हो सकते, तो आप इनको क्रॉस मार दीजिए। उसके बाद जो x एक्सिस के नीचे आ रहे हैं उन पैराबोलास को चेक करिए क्या वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए देखिए पहली कंडीशन हम देखते हैं, पहली है नो रियल जीरोस, तो क्या ये नो रियल जीरोस को सेटिस्फाई कर रहे हैं? पहली ही कंडीशन नहीं, क्योंकि ये तो जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो दो जगह एक्स एक्सिस को कट कर जाएंगे, जब एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर जाएंगे तो दो जीरोस हो गए, दो आंसर हो गए, दो रियल रूट हो गए। तो जब दो रियल रूट हो गए, क्वेश्चन में कहा था नो रियल रूट, है ना, तो ये वाली तो पहले ही कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाले भी आपके सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये आपके दोनों पैराबोला इस तरीके से तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों में से कोई ना कोई एक कंडीशन आपकी फंस जा रही है। चलिए ये नहीं हो सकते हैं, तो हम लोग आते हैं दूसरी कंडीशन चेक करने के लिए। दूसरी कंडीशन है कि अगर पैराबोला डाउनवर्ड हो, तो इसके लिए हम यहाँ से एक फिगर बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, ये बना लिया। अब डाउनवर्ड में भी दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो एक्स एक्सिस से ऊपर से हो डाउनवर्ड, मतलब ये वाला डाउनवर्ड, ये जो हमने रेड बनाया, या फिर एक्स एक्सिस से नीचे से डाउनवर्ड हो, ये देखिए डाउनवर्ड है, ये देखिए डाउनवर्ड है, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन आप ले लीजिए, ये है ना, क्योंकि इसी पे हमें चेक कर लेना है बाद में, ये ठीक है। बाकी आपके x एक्सिस और y एक्सिस, ये आपका y एक्सिस मान लीजिए और ये आपका x एक्सिस मान लीजिए, सिंपल।
चलिए इसमें चेक करते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले रेड वाला चेक कर लेते हैं। सबसे पहले रेड वाला चेक करते हैं कि क्या ये रेड वाला सेटिस्फाई करता है। तो फिर से रेड वाला आप देखेंगे ऊपर से एक्स एक्सिस के ऊपर से ये डाउनवर्ड आए हैं, ठीक है। तो ये जब ऊपर से आप कभी भी कैसे भी कुछ भी बना लीजिए पैराबोला नीचे की तरफ, ठीक है, वो एक्स और वाई एक्सिस को कट ही कर जाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसे ही आप ऊपर से बनाएंगे वो नीचे तो इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो कैसे भी आप जाएं, कैसे भी आप ले जाइए, कितने भी आप बना लीजिए, वो एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं कट कर जाएगा। और जब वो एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं कट कर जाएगा तो वो दो जीरोज हो जाएंगे, वो दो रियल जीरोज होंगे, क्योंकि रियल में कट कर रहा है। तो इसका मतलब रेड वाला इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब रेड वाला भी नहीं हो सकता, ठीक है। रेड वाले भी पैराबोला ये नहीं हो सकते जो एक्स एक्सिस के ऊपर से डाउनवर्ड हैं, क्योंकि दो जगह कट कर जा रहे हैं और इसमें रियल जीरोज हो जा रहे हैं, जबकि क्वेश्चन ने बोला है नो रियल जीरोज। चलिए अब आते हैं जो लास्ट कंडीशन बची है, जो एक्स एक्सिस से नीचे से हैं और डाउनवर्ड हैं, इनके बारे में सोचते हैं। तो इनके बारे में पहली कंडीशन देखिए, अगर आप इसके नीचे से एक्स एक्सिस से नीचे से कितने भी नीचे की तरफ पैराबोला बना लीजिए, कितने भी, वो कभी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेंगे, क्योंकि वो नीचे से हैं और नीचे की तरफ गए हैं, तो वो कट करने का सवाल ही नहीं है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, नो रियल जीरोज, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेंगे। जब एक्स एक्सिस को कट नहीं करेंगे तो उसके जीरोज क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, रियल नहीं होंगे, ठीक है। तो वो आपकी पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएंगे जो ये नीचे वाले आपके पैराबोला हमने बनाए हैं। चलिए क्या दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, देखिए। तो दूसरी क्या है, दूसरी ये है कि x इज इक्वल टू 1 पे y निगेटिव है। तो जरा देखिए x इज इक्वल टू 1 पे ये लाइन है, ये x इक्वल टू 1 पे y देखिए निगेटिव हो तो रहा है, ठीक है। x इक्वल टू 1 यहाँ है, ठीक है, x इक्वल टू 1 यहाँ पे है आपका, और यहाँ पे y देखिए आपका, ये देखिए निगेटिव है, ठीक है। किसी भी पैराबोला में देखिए x इक्वल टू 1 पे यहाँ, ठीक है, y आपका देखिए ये निगेटिव है, ये लेंथ, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है, जहां पर x इक्वल टू 1 है वहां y आपका निगेटिव भी होगा, दूसरी भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब जो दूसरे वाले पैराबोला हमने बनाए हैं, नीचे वाले पैराबोला, वो आपके इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये वाले पैराबोला आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये वाले पैराबोला आपके हो गए आंसर। इसके हिसाब से इसमें देखिए क्या है, जब ये पैराबोला आपके सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे ये जो y एक्सिस को कट कर रहे हैं ये निगेटिव नीचे की तरफ कट कर रहे हैं। अच्छा, जो y एक्सिस पे ये कट करता है, ठीक है, ये y एक्सिस पे जब ये कट करता है इस तरीके से आपका, तो ये y एक्सिस पे कट किया हुआ इंटरसेप्ट ये क्या होता है, जैसे ये इसने कट किया, ठीक है, तो ये वाला इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट क्या है, ये इंटरसेप्ट इतना, ये ही इंटरसेप्ट आपका होता है c। क्यों, क्योंकि इस एक्सिस पे y एक्सिस पे जहाँ भी ग्राफ कट करेगा वहाँ x होगा 0, तो x होगा वहाँ 0, तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू होगी c। ऐसे ही तो हम लाइन में निकालते थे, लाइन देखते थे कि आपकी x एक्सिस पे या y एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है ना। अगर इस तरीके से कुछ आपकी ये लाइन है ये, और हमें ये पॉइंट निकालना है, तो हम इस पॉइंट को निकालने के लिए ये जो लाइन का इक्वेशन होगा उसमें इस पॉइंट को निकालने के लिए x की वैल्यू 0 रख देंगे, है ना। y एक्सिस पे कटिंग पॉइंट निकालने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रख देते हैं, ठीक है। तो वही काम तो यहाँ करना है। ये इक्वेशन है आपका, मान लीजिए इस पैराबोला का, ठीक है, और हमें ये कटिंग पॉइंट निकालना है, तो ये कटिंग पॉइंट क्या होगा, आप x की वैल्यू 0 रख दीजिए तो y की वैल्यू c, तो ये है आपका c। तो इस कंडीशन में जो आपका c है, इस कंडीशन में जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, c क्या है, c कहीं भी होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ ही आएगा। और c निगेटिव किस ऑप्शन में है, आप देखिए c निगेटिव आपका तीसरे ऑप्शन में है। तो इस तरीके से आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका ग्राफ का कॉन्सेप्ट हो गया। ग्राफ पे क्वेश्चन इस तरीके से बहुत सारे बन सकते हैं और हमेशा एक दो आपके एमटीएससी में भी आते हैं, यहाँ तक कि मेंस में भी ग्राफ पे कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता है मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए, कुछ भी इस तरीके के, वो भी अभी हम आपको एक क्वेश्चन कराएंगे मैक्सिमा या मिनिमम निकालने के लिए किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, वो भी आपकी ग्राफ से आएगी। कई सारे क्वेश्चन ग्राफ में बनते हैं, वो करने वाले हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया है। कॉन्सेप्ट समझने में तो आपको 5 मिनट लग गए हैं, लेकिन क्वेश्चन करने में फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि क्वेश्चन करने में अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट पता है तो आप यहाँ देखोगे जैसे कि नो रियल जीरोस,
तो आप समझ जाओगे कि कटिंग वाला कोई ग्राफ नहीं बनाना है, ये नीचे से अपवर्ड नहीं बनाना है कि दो जगह कट कर जाए, या फिर इधर ऊपर से ये डाउनवर्ड नहीं बनाना कि दो जगह कट कर जाए। दूसरा आप देखोगे ये वाला ऊपर से भी अपवर्ड नहीं बनाना है क्योंकि इसमें सी की वैल्यू नेगेटिव है, ये भी नहीं बनाओगे। तो ये चार कंडीशन सोचने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बड़ी सिंपल है। आपको पता है कि रियल जीरोज नहीं है, तो ऐसा पैराबोला हम बनाएं जो दो जगह ना कट करे। टोटल आपकी चार ही कंडीशन होती हैं, आप सोच लोगे उन चारों में से कौन सा पैराबोला बनेगा जो कि आपका रियल जीरोज जिसमें भी ना हो और जिसमें x = 1 पे y की वैल्यू निगेटिव आ रही हो। बड़ी सिंपल है, चारों में से फटाफट आप देख लोगे कौन सा ऑप्शन हो रहा है, वहाँ से आपको c की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, c क्या होता है इसमें, y एक्सिस पे कट किया हुआ इंटरसेप्ट। अच्छा, लाइन का भी इक्वेशन एक इसी तरीके से होता है, वहाँ भी c की वैल्यू यही होती है, y पे कट किया हुआ इंटरसेप्ट। एक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, y = mx + c। तो इसमें ये आपका c क्या होता है, ये y एक्सिस पे कट किया हुआ इंटरसेप्ट ही होता है अगर लाइन की बात हम लोग करें। ठीक है, ये लाइन की बात करें हम लोग तो ये क्या होता है, यहाँ भी c की वैल्यू क्या होता है, इंटरसेप्ट y एक्सिस पे। ठीक है, और क्वाड्रेटिक में भी वही है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया है। ठीक है, इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या है। हमने जैसा बताया सी आंसर है, सी निगेटिव है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ग्रीन हार्ट है, एवरेज क्वेश्चन है, कई सारे बच्चे आप लोग कर पाओगे। देखिए जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए, नंबर ऑफ रियल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, नंबर ऑफ रियल जीरोस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट फिलहाल बता देते हैं, उससे आप ये पता कर पाओगे कि इसके जीरोस रियल होंगे नहीं होंगे। ठीक है, जैसे किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आप लोग जीरोस निकालते हो तो वो जीरोस क्या होते हैं, x = -b ± √b² - 4ac/2a। इसको हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, और ये फार्मूला है आपका रूट निकालने का। जो दो रूट आएंगे, एक बार प्लस लोगे तो एक रूट, एक बार माइनस लोगे दूसरा रूट। इस b² - 4ac की वैल्यू को ही हम लोग d भी बोलते हैं। इससे पहले आपने देखा जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, d, इस वैल्यू को हम लोग d भी बोलते हैं, जो आपकी ये b² - 4ac ये वैल्यू है, ये जो अंडर रूट के अंदर लिखी हुई है, इसी को हम लोग d भी बोलते हैं। ठीक है, d सिंबल से डिनोट करते हैं, जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का आपको पता है तरीका। एक तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोग सॉल्व करते हैं, जो आप बचपन से करते आए हो, ये चीज़ सबको पता है। ठीक है, एक तरीका ये भी होता है कि आप डायरेक्ट रूट इस फार्मूले से निकाल लो। ये क्या है, रूट, जीरोस, आंसर, कुछ भी आप अपनी लैंग्वेज में कह सकते हो, जो भी नाम है। आंसर भी कह सकते हो, रूट कह सकते हो, जीरोस कह सकते हो। ठीक है, तो इस फार्मूले के थ्रू हम लोग रूट निकालते हैं। यहाँ बात की जा रही है कि नंबर ऑफ रियल जीरोस कितने हैं। अच्छा, अब देखिए x की वैल्यू रियल कब होगी, x की वैल्यू रियल तब होगी जब ये d जो अंडर रूट के अंदर है ये आपका कोई पॉजिटिव हो या ज़ीरो हो, मतलब ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा हो। अगर अंडर रूट के अंदर ये जो d की वैल्यू है अगर ये निगेटिव हो गई तो आप अंडर रूट के अंदर निगेटिव सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। जैसे √-10 आपको वैल्यू नहीं पता है, आपने नहीं निकाली होगी अभी तक। ठीक है, √-20, √-30, है ना। तो रूट के अंदर माइनस वाली चीज़ें अभी तक आपने नहीं सॉल्व की होंगी, है ना। तो जब भी आपका रूट के अंदर माइनस आ जाएगा इसका मतलब वो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसका मतलब ये रूट क्या आ जाएगा, इमेजिनरी आ जाएगा, फिर रियल नहीं रहेगा, है ना। कैलकुलेटर से भी आप रूट के अंदर -10 पुट करके नहीं सॉल्व कर पाओगे, आप एक बार चेक करना। ठीक है, तो जब ये d की वैल्यू b² - 4ac जब ये निगेटिव होती है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल नहीं हैं। और जब ये वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर देन है d की वैल्यू तो इसका मतलब आपके रूट हैं, क्योंकि तब सॉल्व कर पाओगे। मान लीजिए b² - 4ac जो d है, d की वैल्यू 16 आ गई। तो जब 16 आ गई तो अंडर रूट की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और फिर उस 4 को एक बार -b के साथ ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे और एक बार
माइनस बी से सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो x के 2 आंसर आ जाएंगे, वही 2 आपके रूट हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। और जब ये वैल्यू निगेटिव तो आपके वो रूट क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले काम यही करेंगे कि चेक कर लेंगे d की वैल्यू क्या है। अगर d की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है तब तो ठीक है, फिर हम देखेंगे रूट 1 होगा या 2 होंगे। अगर वो 0 है तो इसका मतलब रूट 1 ही होगा, और अगर ये 0 से भी बड़ा है फिर तब रूट 2 अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि प्लस या माइनस के साथ अगर आप 0 को लो तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 को प्लस करो या माइनस का, है ना। तो 0 होने पे तो रूट 1 ही फिर बचेगा, 0 से ग्रेटर देन पे 2 रूट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर निगेटिव वैल्यू है तो रूट फिर इमेजिनरी हो जाएंगे। तो जरा चेक करिए d की वैल्यू, d इज इक्वल टू माइनस ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये वैल्यू आप जरा इस क्वेश्चन के लिए चेक कीजिए कि क्या ये d की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है या निगेटिव आ रही है या फिर 0 आ रही है, चेक करिए जरा, ठीक है। तो बी स्क्वायर 4 हो जाएगा आपका, 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, और सी की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है। तो जरा देखिए 16 माइनस 20 क्या आ रहा है, निगेटिव, है ना, -4 रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो ये d की वैल्यू ये निगेटिव है, जब यहाँ -4 आप पुट कर दोगे तो कहाँ उसे फिर सॉल्व कर पाओगे, इसका मतलब रूट क्या हो गए, इमेजिनरी हो गए, इमेजिनरी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 1 रियल 0 नहीं, क्योंकि इमेजिनरी है रूट, 2 रियल जीरोस नहीं, 3rd रियल जीरोस नहीं, नो रियल 0, नो रियल 0, ठीक है, कोई रियल आंसर नहीं है। ये ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट, देखिए सही, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो गया इस कॉन्सेप्ट के साथ। तो कोई भी क्वेश्चन अगर कुछ इस तरीके से आ रहा है जिसमें जीरोस बताना है कि वो रियल हैं या इमेजिनरी हैं, तो आप इस फार्मूले को याद रखोगे, इस कॉन्सेप्ट से आपको पता चल जाएगा कि अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है या 0 है। जो भी वैल्यू रहेगी उसके हिसाब से रूट, अगर ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव तो 2 जीरो होंगे, 2 रूट होंगे, और अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल है तो एक ही रूट होगा, और अगर ये निगेटिव है तो इमेजिनरी रूट होंगे। ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है, इफ द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइड बाय दिस। तो इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट है, रिमाइंडर थ्योरम, सब पढ़ते आए हो इससे पहले, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है। अच्छा, वैसे तो अगर हम लोग देखें तो ये इक्वेशन दिया है और इसको जब x-2 से डिवाइड करते हैं तो वो रिमाइंडर क्या आता, सेम, किसके, इसके भी, ठीक है। एक बार हम लोग x-2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये जो आपका लिखा हुआ है, ठीक है, और एक बार आपका जो ये लिखा हुआ है ये यहाँ से स्टार्ट होके ये इसको हम लोग डिवाइड करेंगे x-2 से। तो एक बड़ा वाला मेथड क्या हो सकता है कि आप एक बार इसको x-2 से डिवाइड करो, आपको पता चल जाएगा क्या रिमाइंडर आ रहा है, और एक बार x-2 से आप ये सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करो, तब भी रिमाइंडर आप निकाल लोगे। डिवाइड करना आप 8 से करते आए हो, जब दोनों के रिमाइंडर आ जाएंगे तो क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों के रिमाइंडर इक्वल हैं, सेम है, तो आप इक्वल कर दोगे और एक की वैल्यू आ जाएगी जो कि इसमें निकालना है। तो एक ये तरीका है, लेकिन इसमें आपको टाइम ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसको पूरा डिवाइड करोगे, देखोगे रिमाइंडर इसका क्या है, इसको भी पूरा डिवाइड करोगे और देखोगे इसका रिमाइंडर क्या है, फिर उन दोनों रिमाइंडर को इक्वल करोगे, तब आपका आंसर आएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा ये है कि आपकी जो रिमाइंडर थ्योरम है उसको भी आप पढ़ के आए हो। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि जिस चीज़ से किसी चीज़ को डिवाइड करना है, जैसे यहाँ पे x-2 से डिवाइड करना है या जिससे भी डिवाइड करना है, तो उसी से x की वैल्यू निकाल लो, उसको 0 इक्वल रख के। जैसे x-2 से आपको डिवाइड करना है तो x-2 को ही 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल लो, वो आ रही है आपकी 2, ठीक है। किसी और चीज़ से भी डिवाइड करना पड़ सकता था, है ना, मान लीजिए 3x + 5 से अगर डिवाइड करना हो रहा होता तो उसको आप 0 रख के x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। जिस भी चीज़ से आप डिवाइड कर रहे हो,
उसको 0 के इक्वल रख के आप x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, जो भी वेरिएबल हो, अगर y में है तो y की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। उसकी जब वैल्यू आप निकाल लोगे तो वो वैल्यू ही सीधे इक्वेशन में पुट कर दो, और ये काम करना आसान है। जैसे यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, 2 आ रही है, ये वैल्यू ही सीधे अगर हम इसमें पुट कर दें तो क्या होगा, रिमाइंडर, या फिर इसमें पुट कर दें तो क्या होगा, रिमाइंडर, ठीक है। इस वैल्यू को जिसमें हम पुट कर देंगे तो वो होगा रिमाइंडर, अगर इस चीज़ से डिवाइड किया जाए। ये आप अलग से आप घर पे चेक भी कर सकते हो, एक बार इस चीज़ से x-2 से इसे डिवाइड करना, फिर देखना रिमाइंडर क्या आ रहा है, और एक बार x = 2 इसमें पुट कर देना, फिर देखना रिमाइंडर क्या आ रहा है, ठीक है। तो जरा हम लोग इस वाले में पुट करते हैं, फर्स्ट वाले में x = 2। तो x की वैल्यू 2 अगर पुट करेंगे तो 2, और x की जगह जब हम 2 पुट कर देंगे तो ये 2 का क्यूब बन जाएगा, और प्लस a, x की जगह आपका ये 2 और स्क्वायर, प्लस 3 और x की जगह ये 2 और ये आपका हो गया -5। देखिए हर जगह हमने x की जगह क्या पुट कर दिया है, 2, है ना, 2 और x का क्यूब, ठीक है, a और x का स्क्वायर, फिर 3 और x, फिर -5। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 16। ये कितना हो जाएगा, 4a, ठीक, ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 6 हो जाएगा, ये माइनस का इधर 5 है, इसका मतलब बचेगा प्लस का 1। ये रिमाइंडर हो गया जब इसको डिवाइड किया जा रहा है x-2 से, ये हो गया रिमाइंडर R1, इसको मान लीजिए। चलिए दूसरा वाला क्या रिमाइंडर देगा, अगर x-2 से हम सेकंड वाले को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या रिमाइंडर देगा, तो उसमें भी हम x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। तो क्या है, x² R2 निकालने के लिए x², तो x² मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, उसके बाद क्या है प्लस, देखिए x² प्लस x² 2 बार लिखा हुआ है, तो इसमें क्वेश्चन में कुछ थोड़ी से कहीं एरर हुई है, x² प्लस x² 2 बार लिख गया है, क्या होगा, जल्दी से सोचिए, क्या इसमें टाइप एरर क्या हुई है, क्या आप बता सकते हो इसमें टाइप एरर क्या हुई है, कोई सोच के बता सकता है, कोई सोच के बता सकता है। इसमें टाइप एरर हुई है, यहाँ पे होगा क्यूब, x³, ठीक है, ये एरर हुई थी। चलिए ठीक है, तो अब हम जरा वैल्यू पुट कर देते हैं फटाफट। तो आइए देखिए, x³ मतलब 2 का क्यूब, उसके बाद है आपका प्लस, और उसके बाद x², तो x² मतलब 2 का आपका स्क्वायर। चलिए उसके बाद -4 और x मतलब 2 और प्लस a, जरा इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा, तो ये 8 हो गया, प्लस ये 4 हो गया, ये माइनस का 8a हो गया, और ये आपका प्लस का a हो गया, 8 है ना, 8a नहीं 8। चलिए इतना काम हो गया, ठीक है, माइनस का 8 और ये यहाँ तक आप आ गए। थोड़ा सा अगर आप और इसे देखें तो ये प्लस का 8, ये माइनस का 8 चला जाएगा और बचेगा 4 प्लस का a, ये है आपका रिमाइंडर 2। 4 प्लस a, क्या इतना क्लियर है, क्या इतना क्लियर है, बोलिए जी। तो अगर इतना क्लियर है तो ये रिमाइंडर आया है जब हम लोग इसको x-2 से डिवाइड करेंगे, और ये रिमाइंडर आया है जब हम लोग इसको x-2 से डिवाइड करेंगे। अब क्वेश्चन ने बोला है कि ये दोनों रिमाइंडर आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, तो आप जरा दोनों को इक्वल करिए। एक तो आपका 16 प्लस का 4a प्लस का 1, और इक्वल कर दीजिए 4 प्लस a। तो अब यहाँ से बड़ी आसानी से a की वैल्यू निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि 4a की तरफ a इधर ले आओगे तो बचेगा आपका 3a, ठीक है। बाकी 4 ये इधर लिखा हुआ है, ये आपका 16 प्लस 1 17 है, उधर ले जाओगे माइनस का 17 रहेगा, ठीक है। मैच करिए, कितना a की वैल्यू -13/3 कहाँ पे है, -13/3। देखिए आंसर C, ठीक है। तो आपको वहाँ एग्ज़ाम में क्या करना पड़ेगा, इतना सब नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो पूरा कॉन्सेप्ट हो गया कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। रिमाइंडर थ्योरम वो है कि हमें जिस चीज़ से डिवाइड करके निकालना है रिमाइंडर, तो
तो वो हम डायरेक्ट कैसे वो वैल्यू पुट करते हैं उस इक्वेशन में, डिवाइड नहीं करना है, ठीक है, डिवाइड करना नहीं है। वैसे तो हम डिवाइड करना जानते हैं, लेकिन यहाँ डिवाइड नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको वो वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करके रिमाइंडर निकाल लेना है। सीधे सीधे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है ये रिमाइंडर है, दोनों रिमाइंडर इक्वल थे। ये आपको 2-3 लाइन लिखनी पड़ती, क्योंकि वो x=2 वैल्यू यहीं पे आप पुट करके सीधे सीधे लिख लेते एक लाइन में, दूसरी लाइन में इसमें पुट करके लिख लेते, फटाफट एक दूसरे को काट पिट कर देते और आंसर आ जाता। इतना सारा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ये वैल्यू लिखते, इसी की वैल्यू के साथ में ये वाली वैल्यू इधर इक्वल को रख देते, फिर जो चीज़ें कट रही थी कट हो जाती और एक की वैल्यू सीधे सीधे आपको आ जाती। ठीक है, तो 2-3 लाइन में, मुश्किल से 3 लाइन में आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। इस टाइप का भी रिमाइंडर थ्योरम पे अक्सर क्वेश्चन आता ही है, आता। ठीक है, क्योंकि ये एक पूरा चैप्टर बनता है, समझ लीजिए। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पर भी एक क्वेश्चन आ जाता है रिमाइंडर थ्योरम पर, इससे पहले पॉलिनोमियल पे और उसका ग्राफ। तो ये इतने सारे क्वेश्चन हो गए। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, आइए। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 तो आसान क्वेश्चन है, बड़ा आसान है, आराम से आप कर सकते हो। क्या कहता है, फैक्टर ऑफ, ये फैक्टर निकालना है सिर्फ, कुछ ज़्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है, बड़ी आसान चीज़ है। ठीक है, फैक्टर निकालना आप पहले से निकालते आए हो, और वैसा ही कुछ है, बहुत ऐसा भी नहीं कि कुछ बड़ा मुश्किल सा इक्वेशन दिया है और आप फैक्टर ना कर पाओ। आप देखते ही देखते समझ जाओगे कि ये x³ को हम लोग 8 के साथ ले लें और फैक्टर आराम से निकल सकते हैं। आपका x³ और इसी के साथ जो 8 है उसको हम लोग अगर 2 का क्यूब लिख लें तो आराम से आपके फैक्टर निकल सकते हैं। बाकी बची हुई चीज़ें क्या हैं आपकी, 7x² और 14x, बाकी बची हुई चीज़ें ये हैं। ठीक है, तो अब आप देखोगे ये भी एक फार्मूला है, ये भी एक क्या है, 7x दोनों में से कॉमन ले लोगे। ठीक है, 7x दोनों में से कॉमन यहाँ ले लोगे। यहाँ तो a³ + b³ का फार्मूला है, तो यहाँ से ही आप बड़ी आसानी से कर लोगे। a³ + b³ का फार्मूला सबको पता है कि सबसे पहले आप x + 2 और नेक्स्ट ब्रैकेट में x² हो जाएगा, फिर ये 2 का मतलब 4 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, इधर आप क्या करोगे, 7x कॉमन लोगे, तो आप लीजिए ज़रा 7x जब आप कॉमन लोगे तो फर्स्ट वाले में बचेगा x प्लस सेकेंड वाले में क्या बचेगा, 7 और x चला गया, बचा आपका 2। ठीक है, ये देखिए, तो फिर से अब क्या करोगे, इस इतने में और इस इतने में फिर से आपका x + 2 दोनों में कॉमन मिल रहा है, वो दोनों कॉमन ले लोगे, बस ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, x + 2 जब बाहर आ जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक को बड़ी आसान से आप फैक्टर कर सकते हो। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक को भी बड़े आराम से फैक्टर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक तरीका है इस तरीके से करने का। अच्छा, दूसरा तरीका इससे भी आसान क्या हो सकता है, दूसरा तरीका जो इससे भी आसान है वो आप सीधे देखोगे ऑप्शन क्या गिवन है, ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन से निकालने की कोशिश करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन देखोगे, फर्स्ट ऑप्शन में आप देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, 3 जगह माइनस है। हम लोग अगर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आने में थोड़ा सा हो सकता मुश्किल हो, क्योंकि माइनस 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 है और आप अपना क्वेश्चन देखिए हर जगह प्लस वाला है। ठीक है, तो इससे ये अंदाज़ा लगाने वाली बात है। ठीक है, अंदाज़ा हम लगा रहे हैं, तो ये हम सोचेंगे कि यार ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं माइनस आ जाए, इसमें क्वेश्चन में है नहीं माइनस, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए। दूसरा भी आप देखोगे यहाँ पे ये माइनस आ रहा और क्वेश्चन में कहीं माइनस है नहीं, जब पूरा मल्टीप्लाई किया गया है तो आप सोचोगे यार दूसरा भी नहीं होगा। तीसरे के बारे में आप सोचोगे इसमें भी माइनस आ रहा है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो शायद कहीं आगे माइनस फिर बना रहे और इसमें कहीं माइनस नहीं है, तो आप कहोगे यार ये भी नहीं होगा। तीसरा जब आप देखोगे हर जगह प्लस है तो आप कहोगे हाँ यार ये हो सकता है, क्योंकि इसमें हम सबको जब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, कहीं पर भी आपका माइनस इसमें है नहीं और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करने से कहीं माइनस आने वाला नहीं है। तो आप 50% यही से आपके दिमाग में एक आइडिया लग जाएगा कि ये ऑप्शन सही हो सकता है। दूसरा काम आप क्या करोगे, दूसरा काम आप करोगे यहाँ से
क्योंकि आपको पता है जो फैक्टर होते हैं किसी इक्वेशन के वो सारे के सारे फैक्टर सेटिस्फाई करते हैं, है ना। यहाँ से जैसे x+1 अगर ये फैक्टर है तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, -1 आएगी, वो -1 यहाँ सेटिस्फाई करेगी। आप एक बार मन में ही चेक कर लोगे कि -1 क्या इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही है। उसके बाद देखोगे x = -2 क्या वो इसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है कर रही है। उसके बाद देखोगे x = -4 क्या वो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, वो भी सेटिस्फाई कर रही है। तो जो फैक्टर है अगर उसकी वैल्यू सारी इसको सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब पक्का है, सही है, हो गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सीधे इन चारों में से सबसे पहले तो अंदाज़ा लगाओगे कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। वो अंदाज़ा आपको लग गया प्लस माइनस देख के। उसके बाद जब अंदाज़ा लग गया 50% आपका काम हो गया है। अब आप देख लोगे कि x की क्या ये तीनों वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ से जो -1 आ रही है, x की वैल्यू यहाँ से जो आ रही -2 और x की वैल्यू जो यहाँ से आ रही -4, क्या तीनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। अगर सेटिस्फाई कर रही हैं तो ठीक है, आंसर है, बात खत्म होती है, ठीक है। तो फैक्टर वाले में तो हमेशा आप ये काम कर सकते हो कि उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके देख लो वही आ रहा है कि नहीं। अगर वही आ रहा है तो वो आंसर है ना, वैल्यू पुट करके देख लो, अगर ठीक है तो आंसर है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन से भी ये किया जा सकता है जो कि बहुत जल्दी हो जाएगा, या फिर ये तरीका भी आसान है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं करनी है। अगर a³ + b³ का आपको फार्मूला पता है, ठीक है, तो चाहे आप दूसरा तरीका यूज़ कर लीजिए, चाहे आप ये वाला तरीका यूज़ कर लीजिए, आपको क्योंकि बस ऑप्शन तक पहुंचना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो फोर्थ ऑप्शन इस हिसाब से इसका सही हो गया क्योंकि ये तीनों वैल्यू इसकी यहाँ पे सेटिस्फाई करती हैं। ज़रा ठीक है, चेक करिए आप, हाँ देखिए फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया और अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चलिए देखिए। ये तो क्वेश्चन और आसान है, ब्लू हार्ट के साथ है, इसका मतलब ये बाकियों से आसान है जो इससे पहले करवाए गए। एक बार देखिए क्वेश्चन, व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ पॉलिनोमियल x + 1 देन द रिमाइंडर। ये तो सेम इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट पर है, सेम जो इससे पहले हमने रिमाइंडर थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट बताया। क्या कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल आपका है इज डिवाइडेड बाय अ पॉलिनोमियल x + 1, ये आपका पॉलिनोमियल जो क्यूबिकल पॉलिनोमियल है ये x + 1 से डिवाइड करने से कितना रिमाइंडर आएगा, x + 1 से डिवाइड करने से। तो अभी जैसे हमने इससे पहले तरीका क्या बताया था, या तो भाई आप डिवाइड करके देख लो, आपका टाइम खराब होगा, या तो सीधे रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि जिससे डिवाइड करना है उसी से वैल्यू निकाल के पुट कर दो, पॉलिनोमियल में रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x + 1 हम अगर 0 रखें तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1, और ये -1 हम वहाँ पे पुट कर देंगे, क्या है 2x की जगह -1³, उसके बाद 5x² तो +5x² मतलब -1 का स्क्वायर, उसके बाद क्या है -2x -2 और x की जगह -1, चलिए उसके बाद -6 देखिए हर जगह हमने पुट कर दिया। तो ये जो आंसर होगा ये क्या होगा, रिमाइंडर होगा, कितना हो गया -2 ये हो गया, ठीक है। ये आपका +5 हो गया और ये आपका +2 हो गया, ये आपका -6 हो गया। इस -2 से ये प्लस का 2 कट जाएगा और ये 5 और ये -6 आ जाएगा आपका -1। जरा देखिए क्या -1 आंसर आपको गिवन है, हाँ जी हाँ गिवन है, इसका मतलब ऑप्शन 1 आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ये भी क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन आपके NTSC में आता है, ठीक है। सारे क्वेश्चन बहुत हाई फाई नहीं होते हैं 15 क्वेश्चन तो आप 20 में से आराम से इस तरीके से अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो कर ले जाओगे। 5 क्वेश्चन उसमें के कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा अच्छे लेवल के होते हैं, लेकिन आपने अगर ये पूरा 3 मंथ्स का 20 चैप्टर का पूरा क्रैश कोर्स पढ़ लिया तो ये पक्का है आपके 20 के 20 क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन फिर छूटने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग एक क्वेश्चन, एक टॉपिक, हर टाइप के क्वेश्चन इस क्रैश कोर्स में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका जस्ट इससे पिछले वाले साल में ही ये NTSC में आया हुआ क्वेश्चन है, और देखिए कितना सिंपल है, आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए x + 1 और x - 1 इन दो चीज़ों से किसे डिवाइड किया जा रहा है, अब द फैक्टर ऑफ ये दोनों क्या है, फैक्टर है,
ठीक है, इसका मतलब डिवाइड हो सकता है इनसे, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ पी और क्यू, हमने अभी कुछ देर पहले क्या बताया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर हमने कौन से 6 में क्या बताया था कि अगर कोई फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल का तो वो उसे सेटिस्फाई करेगा, ये हमने बताया था ना। चलिए ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका जो पी एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस क्यू, ये आपका जो एक फैक्टर पॉलिनोमियल दिया है, इसके ये जो दोनों फैक्टर हैं, इन दोनों फैक्टर से ये सेटिस्फाई होना चाहिए, इसका मतलब है ना। x प्लस 1 इससे भी और x माइनस 1, अच्छा x प्लस 1 से जब x की वैल्यू निकालोगे तो माइनस 1 आएगी, इसका मतलब वो माइनस 1 से सेटिस्फाई होना चाहिए। और x इज इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा 1 से भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो जरा कराते हैं सेटिस्फाई, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी -1। क्लियर, -1 से जरा सेटिस्फाई करा देते हैं, तो आपका बन गया p और x क्यूब मतलब -1 का क्यूब प्लस x स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर -2 और x की जगह -1 प्लस का क्यूब, ठीक है, सेटिस्फाई करा दिया है ना, क्योंकि ये फैक्टर है इसलिए इज इक्वल टू 0 आएगा, है ना। ये आर द फैक्टर, सेटिस्फाई कराने का मतलब इज इक्वल टू 0, तो आप इज इक्वल टू 0 रख लीजिए, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का p, है ना, और ये आ जाएगा प्लस का 1, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2, और ये आ जाएगा आपका प्लस का q, और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। चलिए दूसरा वाला जरा हम सेटिस्फाई कराते हैं। दूसरा वाला क्या है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 से आपका x की वैल्यू आ गई 1, तो ये जरा हम सेटिस्फाई कराते हैं। पी एक्स क्यूब मतलब 1 का क्यूब, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -2 और x मतलब 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो इसे अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा p, ये रहेगा 1, ये रहेगा -2, ये रहेगा आपका प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 आपका p और q है, इक्वेशन नंबर 2 भी आपका p और q है। अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना आपके लिए बड़ा आसान है, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना आपके लिए बड़ा आसान है, ठीक है, क्योंकि आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना इससे पहले सीख चुके हो। कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से 9th में ही सीख चुके हो, और 9th से भी पहले आपको ये बताया गया है। ये तीनों मेथड बताएंगे, इन तीनों मेथड से जिसमें भी आप ज़्यादा कंफर्ट हो, जिससे भी आप सॉल्व करना चाहते हो, बड़े आराम से इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। अगर इन इक्वेशन को थोड़ा सा और अच्छे से आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, -q प्लस q माइनस p प्लस q इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3, ठीक है। ये इस तरीके से आप लिख लीजिए, और अगर आप ये 2 और 1 ये 3 अगर आप लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो माइनस का, ठीक है। इधर अगर आप थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहते हैं तो ये आपका हो गया p प्लस ये हो गया आपका q, और ये इधर आपका माइनस का 1 बचेगा, उधर जाएगा प्लस का 1, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड। फटाफट इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करिए ज़रा, और हमें आंसर बताइए विदिन 30 सेकेंड कि क्या आ रहा है इसका आंसर। जल्दी से अगर किसी का सॉल्व हो जाए फटाफट आप बता दीजिए। क्या आ गया है आपका इन दोनों को सॉल्व करके, ठीक है। दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए, सिंपल आंसर आ जाएगा, और वो आंसर आ रहा होगा, आपने देखा होगा बी, जी हाँ, ठीक है। आप चेक कर लीजिए, इन दोनों को सॉल्व करके आंसर आ रहा है आपका बी ऑप्शन, ठीक है। देखते हैं जरा हम, हाँ ठीक है बी, ठीक, देख लीजिए 2 और -1 आप कहीं भी सेटिस्फाई करा लीजिए, ठीक है। तो ये भी आसान था क्वेश्चन, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना, क्योंकि ये दोनों फैक्टर हैं। तो आप सबको पता है जो फैक्टर होगा किसी पॉलिनोमियल का तो वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा, है ना। ये इतना कॉन्सेप्ट है, इतनी सी सिंपल सी बात है,
जो भी फैक्टर है वो आपका पॉलिनोमियल में सेटिस्फाई करेगा, हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे ये दो फैक्टर गिवन थे, इस पॉलिनोमियल को हमने बारी बारी से एक एक को सेटिस्फाई करा के एक एक को इक्वेशन बना ली, उस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया और पी और क्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये आया था इससे पहले वाले साल में, पिछले साल में। ये NTSC का क्वेश्चन है स्टेज 1 का। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9, और इसको करने के लिए जो हमने आज की क्लास में स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में ग्राफ थ्योरी बताई है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो चीज़ आपको याद रखना होगा, ग्राफ थ्योरी। चलिए देखिए, ग्राफ में हम लोग फिर से थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। यहाँ पे आपको निकालनी है मिनिमम वैल्यू ऑफ इस एक्सप्रेशन की, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इसको हम लोग लिखें तो y इज इक्वल टू दिस लिख सकते हैं, है ना, y इज इक्वल टू ये हम मान सकते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। ठीक है, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे आपका NTSC में और मेंस में भी क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, कि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा, उसमें या तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ लेगा या तो मिनिमम वैल्यू पूछ लेगा, कोई ना कोई चीज़। चलिए, तो हमने क्या बताया था आज जब ग्राफ बता रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कि दो तरीके से ग्राफ बनता है, डिपेंड करता है एक ही वैल्यू पे, या तो अपवर्ड ग्राफ या तो डाउनवर्ड ग्राफ। तो हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट एक बार फिर से देख लेते हैं, ताकि अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दूसरा भी बनता है तो हम कर लें। ठीक है, सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। तो आपको पता है या तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह हो, ये है ना, ये कब होगा, जब आपका ए होगा पॉजिटिव, और इसका आपका बॉटम पॉइंट क्या होता है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या होता है आपका -b/2a और -d/4a, ये है बॉटम पॉइंट। चलिए, इतनी बात क्लियर है। तो अगर इतनी बात क्लियर है, ए पॉजिटिव है, मतलब केस भी यही वाला है ना, हम लोग पहले यही वाला केस डिस्कस कर रहे हैं। इसमें भी आप देखेंगे x² का कोफिशिएंट मतलब ए पॉजिटिव है, इसका मतलब इसमें भी आपका जो पैराबोला बनने वाला है वो अपवर्ड बनने वाला है। तो अगर ऐसा कोई केस है तो इसमें आप देखिए मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी। यहाँ तो पूछ रहा है ये मिनिमम, लेकिन हम दोनों देखेंगे दोनों वैल्यू क्या होंगे, है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, इसका मतलब y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, है ना, इसका मतलब y की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। तो इसमें आप देखिए y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इस ग्राफ से देख के बताइए। y देखिए 0 इस पॉइंट पे है, 0 से नीचे आएंगे तो वैल्यू आप घटती जाएगी, जब 0 से ऊपर जैसे जैसे जाएंगे बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो ही तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू, उससे मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, जहाँ तक ये ग्राफ जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं ये ग्राफ तो इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाएगा, तो y की वैल्यू भी इनफाइनाइट तक जाएगी। तो y की सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी सी बड़ी वैल्यू क्या हुई, प्लस का इनफाइनाइट, प्लस की इनफाइनाइट। चलिए अच्छा, इसी केस में y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, देखिए ये 0 है, 0 के ऊपर तो जाती जा रही है, नीचे कहाँ तक आ रही है, y की वैल्यू नीचे इस पॉइंट तक आ रही है, बस इसके नीचे y की वैल्यू नहीं जानी है। तो ये पॉइंट क्या है, ये इतनी डिस्टेंस, ये इतनी डिस्टेंस, ये इतनी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपकी क्या है, ये डिस्टेंस क्या है आपकी, ये डिस्टेंस है आपकी कौन सा, y कोऑर्डिनेट, ठीक है, -d/4 है, यही तो डिस्टेंस है ना, क्योंकि x पे जितना चलना पड़ा वो हो गया -b/2a, और फिर नीचे मतलब y पे जितना चलना पड़ा वो हो गया -d/4a। तो इस केस में y मिनिमम क्या हो गया आपका, -d/4a। तो ये दोनों वैल्यू हो गई आपके। अब अगर इस केस में इन दोनों में से जो भी पूछता है आप बड़े आराम से बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब अपवर्ड पैराबोला वाला कोई क्वेश्चन है, तो y मैक्सिमम तो इनफाइनाइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बनाना भी नहीं पड़ेगा, आपको पता है। वहाँ देखोगे अच्छा x की वैल्यू क्या है, x कोफिशिएंट का, हाँ
ठीक है, पॉजिटिव अपवर्ड जाएगा पैराबोला। जब अपवर्ड जाएगा तो बड़ी सिंपल सी बात है, y की वैल्यू इनफाइनाइट तक है ना, और y फिर मिनिमम की वैल्यू -d/4 है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि ये सब बनाना है आपको, यहाँ देख के आप समझ जाओगे। ठीक है, लेकिन ये समझा हुआ होना चाहिए ताकि हर कोई एक क्वेश्चन आप कर लोगे। अगर कोई क्वेश्चन इधर से उधर घुमा दिया जाता है तब भी आप कर पाओ, कंफ्यूज ना हो, है ना। रटना नहीं है कि हाँ ये क्वेश्चन हमने कर लिया, इसकी डायरेक्ट चाहते तो क्या करते हैं, इसकी डायरेक्ट क्वेश्चन की वैल्यू बता दी जाती है, अच्छा इसमें -d/4 है, ये वैल्यू होगी, निकाल लो, आ गया आंसर। लेकिन हमें पूरा समझना है, ठीक है, ताकि इस टाइप से कुछ भी चेंज करे, इक्वेशन चेंज करे या y की वैल्यू चेंज करेंगे, मिनिमम या मैक्सिमम, आप सब बता पाओ। अच्छा, ये हो गया। दूसरी चीज़ आप ये बताइए, अगर ये पैराबोला डाउनवर्ड है तब क्या होगा, वो भी हम केस साथ में देख लेते हैं, वो भी हम केस साथ में देख लेते हैं कि अगर आपका ये पैराबोला कुछ इस तरीके से डाउनवर्ड है ना। ये डाउनवर्ड कब होगा, जब a की वैल्यू होगी निगेटिव, x² का कोफिशिएंट होगा निगेटिव, और ऐसे केस में सबको पता है ये वैल्यू तो सेम होती है, क्या होती है, -b/2a एंड -d/4a। ये वर्टेक्स तो आपका सेम ही होना है, ठीक है। चलिए, तो इस केस में देखिए y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है और 0 से जाते जाते y की वैल्यू आपकी क्या हो सकती है, यहाँ से मैक्सिमम आपकी इतनी जाएगी, 0 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम आपकी यहाँ तक ये आ रही है, ये वैल्यू। और ये वैल्यू क्या है, x पे जो हम चले -b/2a और y पे जो हम चले -d/4 है। तो इसका मतलब y मैक्सिमम इस केस में क्या हो गया, y मैक्सिमम इस केस में हो गया -d/4a, और y मिनिमम तो इनफाइनाइट तक नीचे आता जाएगा, ठीक है। तो y मिनिमम ये तो हो गया आपका -इनफाइनाइट, तो ये हो गया आपका y मिनिमम -इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन जिस भी केस का होगा, चाहे उसमें a पॉजिटिव हो चाहे a आपका निगेटिव हो, आप देखोगे कौन से केस में है, और इस केस में y मिनिमम क्या होता है, y मैक्सिमम क्या होता है, आप ग्राफ से देख सकते हो। इस केस में y मिनिमम या y मैक्सिमम क्या होता है, ये भी आप ग्राफ से देख सकते हो। बाकी x मिनिमम या मैक्सिमम वो तो आपका इनफाइनाइट तक ही जाएगा। देखिए जैसे जैसे आपका ऊपर जाएगा ओपन होता जाएगा, ये भी आपका ओपन होता जाएगा। तो x की वैल्यू इधर भी हमेशा सेटिस्फाई करेंगी, कितना भी आगे चले जाओ कहीं ना कहीं ग्राफ को मिलेगी, और इधर भी कहीं ना कहीं आपको ग्राफ पे मिलेगी, ठीक है। तो x की वैल्यू तो हमेशा मैक्सिमम अगर आपको बतानी है तो वो +इनफाइनाइट होगी, और अगर मिनिमम निकालनी है तो वो -इनफाइनाइट होगी, ठीक है। y में इस तरीके से कुछ चेंज हो जाता है। अब आ जाइए आप अपने क्वेश्चन पे, तो आपका क्वेश्चन किस वाला, ये इस टाइप का है, ठीक है। a आपका पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे आएगा इस कॉन्सेप्ट पे, और इस कॉन्सेप्ट पे y मिनिमम की वैल्यू होती है -d/4 है। तो इस क्वेश्चन के लिए y मिनिमम अगर हमें निकालना है, इसका मतलब -d/4a, ठीक है। और -d आप निकाल सकते हो क्योंकि d की वैल्यू आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट होता है ना। इससे पहले हमने बताया d की वैल्यू क्या होती है आपकी, फिर से आप एक बार देख लीजिए, d होता है b² -4ac, ठीक है। b² यहाँ से हो जाएगा 1, a आपका 1 ही है, c आपका क्या है -2 है, ठीक है। तो b² -4ac की वैल्यू निकाल के फिर आगे उसके माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, तो d हो जाएगा, और 4a, a की वैल्यू तो 1 है, मतलब डायरेक्ट 4 से आप इसको डिवाइड कर देना, तो ये हो जाएगी y मिनिमम की वैल्यू। और ये y मिनिमम की वैल्यू क्या आ रही है, आप देखिए ऑप्शन -9/4, नीचे तो 4 आएगा, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर आपका -9 हो जाएगा। इसको आप d की वैल्यू निकाल के एक बार चेक कर लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया। जब भी आपका कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा और उसमें y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, या उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है निकालनी है, बड़े आराम से आप इस कॉन्सेप्ट से उसे कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट हम लोग उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, वी ड्रा द ग्राफ ऑफ अ क्यूबिकल पॉलिनोमियल देन इट विल इंटरसेक्ट द एक्सिस ऑफ अ एक्स एक्सिस एट लीस्ट। इसमें कह रहा है कि कोई एक क्यूबिकल पॉलिनोमियल है, ठीक है, 3 डिग्री का एक पॉलिनोमियल है, वो कम से कम कितनी जगह एक्स एक्सिस को कट करेगा। वैसे तो हम सब जानते हैं जितनी पावर का जो भी आपका पॉलिनोमियल होता है, जिस डिग्री का आपका पॉलिनोमियल होता है, वो उतनी जगह कट करता है।
जैसे अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो एक्स एक्सिस को दो जगह मैक्सिमम कट करेगा, कुछ इस तरीके से रहता है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये देखिए दो जगह कट कर रहा है और यही दो आपके होते हैं आंसर, जिनको हम लोग जीरोस बोलते हैं या फिर जिनको हम लोग रूट बोलते हैं, ठीक है। अब ये अगर ऊपर चला जाता है तो वो रूट इमेजिनरी हो जाते हैं आपके, है ना। ये नीचे अगर जब तक रहेगा तब तो आपके ये दो ही रूट रहेंगे। ये कई बार क्या होता है, आपका एक्स एक्सिस पे टच करता हुआ चला जाता है, तब आपका एक रूट हो जाता है जिसमें हम लोग बोलते हैं कॉमन। जैसे इस तरीके से भी ये जा सकता है केवल टच करता हुआ। इस केस में क्या है, एक ही आपका रूट है, ठीक है। या फिर इसके ऊपर से अगर चला जा रहा है, एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, तो जब किसी जगह नहीं कट कर रहा है तो रूट हुए आपके इमेजिनरी, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक में। ऐसे ही अगर पॉलिनोमियल में है तो हम सबको पता है कि उसके तीन रूट होते हैं, इसका मतलब वो कहीं तीन जगह किसी एक्स एक्सिस को कट करेगा मैक्सिमम, कुछ इस तरीके से। ये आपका एक्स और वाई एक्सिस है, और अगर इस पे हम लोग बनाते हैं अपना क्यूबिकल तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं ये, ठीक है। देखिए ये तीन जगह आपका एक्स एक्सिस को मैक्सिमम कट कर रहा है और ये ही तीन किसी क्यूबिकल के जीरोस होंगे या आप कह लीजिए आंसर हो जी, ठीक है। लेकिन आपके क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो कह रहा है एटलीस्ट कम से कम कितनी जगह कट करेगा। तो इस ग्राफ को देखिए, कम से कम ये कितनी जगह कट कर सकता है। इस ग्राफ को थोड़ा सा आप ऊपर ले जाइए, इतना ऊपर ले जाइए कि ये पोर्शन जो है ये ऊपर से जाने लगे, ऊपर बढ़ा दीजिए। तो जैसे ही ऐसा होगा तो ये पोर्शन आपका ऊपर चला जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस को नहीं कट करेगा। लेकिन ये वाला तो इनफाइनाइट नीचे तक आ रहा है, ये इस तरीके से इनफाइनाइट तक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये वाला तो हमेशा कट करता ही रहेगा। आप इस ग्राफ को ग्रीन वाले को उठा के कितना भी ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, ये पोर्शन आपका एक्स एक्सिस पे कट ही करेगा हमेशा। और जब ये पोर्शन हमेशा कट करता रहेगा तो इसका मतलब मिनिमम एक जगह तो आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा। और जब एक जगह कट करेगा इसका मतलब मिनिमम एक रियल रूट आपका रहेगा ही रहेगा क्यूबिकल इक्वेशन में, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, कभी कभी सबसे ऊपर चला जाता है, एक्स एक्सिस के ऊपर चला जाता है, कोई रियल रूट नहीं बचते हैं। अगर टच कर रहा तो एक ही रियल रूट बचता है। अगर एक्स एक्सिस से नीचे इस तरीके से आपका है तो ये दो रूट हैं अलग अलग, ठीक है। लेकिन इसमें अगर ऊपर शिफ्ट हो गया तो आपका ये वाला पोर्शन फिर कट नहीं करेगा और उस केस में केवल एक पोर्शन कट कर रहा है और फिर क्या होगा, केवल आपका एक रियल रूट बचेगा। तो मिनिमम आपका एक जगह हमेशा कट करेगा, चाहे आप इसको ऊपर ले जाइए चाहे आप इसको नीचे लाइए। तो इसका आंसर इस हिसाब से क्या हो गया, एटलीस्ट कितनी जगह कट करेगा, 1 पॉइंट, जो कि ऑप्शन आपका बी है, ये आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर है। इस तरीके से आज हम लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चन इस चैप्टर के कर लिए हैं। नेक्स्ट डे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके आगे के क्वेश्चन इसी तरीके से अटेम्प्ट करने वाले हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।